चलिए भाई, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसे खत्म भी कर लेंगे। चैप्टर है ईएम वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसा तो है नहीं कि एक नया टॉपिक है आपके लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप पढ़ के आ चुके हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जितना हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था 15-20 मिनट, उतना आपको दोबारा पढ़ना ही है इस चैप्टर में भी। लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा और चीजें आएंगी। इस चैप्टर के दो हिस्से आप कह सकते हैं, एक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर उसका स्पेक्ट्रम, और दूसरा है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 1-1.5 घंटे में ये पूरा हो जाता है। एनसीईआरटी जब हम इसकी कर रहे होंगे आज ही, तो आपको एनसीईआरटी करते हुए लगेगा कि आप या तो 9th क्लास के साउंड चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हो या फिर आप 11th क्लास के स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चंस कर रहे हो। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट कहां से आया। देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि हमने ये पढ़ा कि चैप्टर का नाम अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें हमने पढ़ा कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, किसको चेंज करते हैं, तो इंड्यूस ईएमएफ बनता है जिसकी वजह से करंट फॉर्म होता है, और करंट फॉर्म होगा तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो ये तो फराडे जी ने कह दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से इनडायरेक्टली क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आए एक और इंसान जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल जी ने इसका रिवर्स भी कहा। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगी, और उधर से फिर कंसेप्ट आ गया किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इन शॉर्ट, दुनिया में कुछ ऐसी वेव्स देखी गई जिनको चलने के लिए किसी मीडियम, किसी माध्यम की कोई जरूरत नहीं थी। इनका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं। कैसे होती हैं, कैसे ऑसिलेट कर रही होती हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों का फेज, सब बातें करेंगे हम लोग, जो कि पहले भी कर चुके हैं। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर आप तोड़ोगे तो आपको दो वर्ड मिलेंगे, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रो वर्ड आया इलेक्ट्रिक फील्ड से, मैग्नेटिक आया मैग्नेटिक फील्ड से। तो ऐसी कोई भी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चल रहे होते हैं, कैसे चल रहे होते हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों चल रहे होते हैं, इसे कहा जाता है ईएम वेव। ईएम वेव में बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जो बाकी सब वेव्स में नहीं देखी गई थी। इससे पहले तो हमारे पास वेव्स हुआ करते थे, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए होता था, एग्जांपल के तौर पे साउंड। लेकिन हमने क्या देखा कि दुनिया में ऐसी भी कुछ वेव्स हैं जिनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। एग्जांपल के तौर पे सन से अर्थ तक हीट आ रही है और रास्ते में कोई मीडियम नहीं, और हीट एक इंफ्रारेड, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन वहां जो भी एक्सप्लोजन हो रहे हैं, जो भी स्पेस में हो रहा है, उसकी आवाज आप धरती तक नहीं सुन सकते या स्पेस में रह के भी नहीं सुन सकते, क्योंकि साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए कोई मीडियम, कोई माध्यम नहीं चाहिए होता। तो अगर हम मैक्सवेल जी के बारे में बात करें थोड़ा सा, या उनके दिए गए कंसेप्ट के बारे में, तो मैक्सवेल जी ने मेजरली, क्योंकि नील्स बोर जी ने, अगर आपको याद हो तो इसके बारे में ये तो बोला था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल क्या होता है, एक्साइट, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब एक शहर से कहां जाता है, दूसरे शहर, हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, तो वो एक एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब, फिर वो वापस गिरता है कौन से लेवल पे, लोअर एनर्जी लेवल पे। और जब वो लोअर एनर्जी लेवल पे वापस गिरता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। और वो किस फॉर्म में रिलीज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म, ईएम वेव्स की फॉर्म। सो दैट एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, अगर कोई भी पार्टिकल जो कि चार्ज है और वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, कौन से मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में, तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नॉलेज के लिए बात कर लें थोड़ा सा कि जो वेव्स होती है ये ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक है मैकेनिकल और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसको मीडियम चाहिए होता है, इसको मीडियम नहीं चाहिए होता। ऑब्वियसली बात है, अगर नहीं चाहिए तो बिना मीडियम के तो ट्रेवल करेगी, लेकिन मीडियम में भी ट्रेवल करती है। क्या किसी को याद है, इसके बाद एक और प्रकार की वेव आई थी जो कि डी ब्रॉगली जी के द्वारा आई थी, इसको बोला गया था मैटर वेव। क्या बोला गया था, आपको पता है शायद, आपका जो रे ऑप्टिक्स है उसके बाद वेव ऑप्टिक्स है, उसका अगला चैप्टर क्या है, डुअल नेचर। तो डुअल नेचर में दोबारा से आएंगे कौन, डी ब्रॉगली जी। वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक और प्रकार की हमारे पास वेव आई जिसका नाम क्या पड़ा, मैटर वेव। मैटर वेव वो थी जिसके पास डुअल बिहेवियर होता था, उसमें कभी कभार वो मैटर मतलब मास वाला बिहेवियर था, कभी कभार वेव वाला। खैर उसके बारे में अभी ना पढ़ते हुए, डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं उनको, लेकिन उनका एक्चुअल नाम क्या था, मैटर वेव। तो मैकेनिकल वेव जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए और ईएम वेव जिनको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। लेकिन वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन, वो प्रोपोगेट कैसे कर रही हैं, इसके बेसिस पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कोई भी वेव, सॉरी नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कोई भी वेव दो प्रकार की हो सकती है। एक याद करो होती थी लॉन्गिट्यूडनल और एक होती थी ट्रांसवर्स। याद आ रहा है, ट्रांसवर्स में क्या होता था, अगर वेव इधर जा रही है तो पार्टिकल उसके परपेंडिकुलरली ऊपर नीचे मूव करते थे। लॉन्गिट्यूडनल में अगर वेव इधर जा रही है तो पार्टिकल आगे पीछे मूव करते थे। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक धागा लेता हूं और उसको ऐसे झटका देता हूं तो वेव तो ऐसे जाएगी, लेकिन पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करते हुए वेव आगे जाएगी। तो ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स कहते थे। लेकिन अगर मेरे पास स्प्रिंग है, बहुत बड़ा स्लिंकी है स्प्रिंग, और मैं उसके कुछ छल्ले दबा के छोड़ देता हूँ
तो क्या वो छल्ले ऐसे ऐसे करेंगे और वेव कैसे जाएगी ऐसे, तो वो कौन सी वेव हुई, कौन सी वेव हुई, लॉन्गिट्यूडनल। पानी में पत्थर डालते हो तो पार्टिकल ऊपर आते हैं नीचे जाते हैं, लेकिन डिस्टर्बेंस जाती है इधर, तो कौन सी वेव हुई, ट्रांसवर्स। साउंड कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल। याद करो जब मैं बोलूंगा 9th क्लास तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, पार्टिकल पास आएंगे जुड़ जाएंगे और आवाज वहां तक पहुंच जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन दो प्रकार की वेव। हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। किसके बारे में, चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, टाइप ऑफ वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स कैसे, परपेंडिकुलरली, ऑसिलेट्स कैसे, परपेंडिकुलरली टू ईच अदर विद नो फेज डिफरेंस। ये कैसे आप समझते हैं, एक्चुअली में अगर आपने जब तक पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रो मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अगर आप जानते हो तो आपको पता है कि एम्पलीट्यूड को छोड़ के बाकी सब दोनों का क्या होता है, सेम होता है, बाकी सब दोनों का क्या होता है, सेम होता है। आओ इसका एक बारी, जैसे मैं पेज पलटाऊंगा, इसका हमने बना बनाया डायग्राम भी है, बट हम पहले एक बार खुद से भी बना के देखते हैं इसको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस प्रकार से ट्रेवल करती है। ये लेटर से हमारे पास एक्स एक्सिस है और लेटर से हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जेड एक्सिस है। 3 डायमेंशनल प्लेन हमने बना दिया। अब पीछे बोला गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर चलती है। क्या चलती है, तो अगर लेटर से ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये मेरे पास कौन सी फील्ड है, तो ये कौन से प्लेन में चल रही है, क्या बता सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से प्लेन में चल रही है, जेड में तो कोई काम नहीं है ना इसका। तो हमने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ली है वो कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। कौन से प्लेन में है, अगर बोर्ड में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और आपकी तरफ आती हुई जेड एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे चल रहे हैं। अगर पार्टिकल्स हैं तो अरे बोलो ऐसे ऑसिलेट करेंगे और ये जाएगी ऐसे। कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। जरूरी नहीं एक्स वाई प्लेन में, हमने क्या माना है, वाई जेड में भी हो सकती है, एक्स जेड में भी हो सकती है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे कैसे ऑसिलेट करेगी, परपेंडिकुलर। आप मुझे बताओ, अगर कोई चीज ऐसे ऑसिलेट कर रही है और आपको उससे परपेंडिकुलर ऑसिलेट करना है, तो क्या एक ही ऑप्शन है या मल्टीपल ऑप्शन है, बोलिए यार, एक ही ऑप्शन है या मल्टीपल ऑप्शन है, इतना बता दो कि एक ही ऑप्शन है या मल्टीपल ऑप्शन है। वो क्या है, ऐसे ऑसिलेट करना। वो क्या है, ऐसे ऑसिलेट करना। कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में। कौन से प्लेन में, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड को भी उधर ही जाना पड़ेगा। तो अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में थी तो मैग्नेटिक फील्ड को एक्स जेड में होना होगा। यानी अगर ये एक्स एक्सिस है और ये जेड है तो बाहर फिर बोर्ड के अंदर, फिर बाहर फिर बोर्ड के अंदर, फिर बाहर फिर बोर्ड के अंदर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रही है, हमेशा किसी भी इंस्टेंट पे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे बाहर आई, फिर बोर्ड के अंदर गई, फिर बाहर आई, फिर बोर्ड के अंदर गई। तो ये वाली फील्ड कौन सी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में ऑसिलेट कर रही है बताओ भाई, एक्स जेड प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, एक्स जेड प्लेन में ऑसिलेट कर रही है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर एक इंस्टेंट पे परपेंडिकुलर है पार्टिकल्स। चलो कुछ बातें कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। यहाँ पे ना हम फिर से वही किताब 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, थोड़ा जल्दी करेंगे उसको, ठीक है ना। लेकिन आप सब जानते हैं एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड सब क्या होता है। अभी हाल ही में चैप्टर पढ़ के आए हैं, कौन सा, एसी। आप मुझे बताओ दोनों का वेवलेंथ सेम है या अलग है, बस सोच लो, ठीक है, सोच लो, सेम है या अलग है वेवलेंथ, दोनों की वेवलेंथ सेम है या अलग है, सेम है या अलग है। वेवलेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ अ वेव, या फिर दो कॉन्स्टिट्यूटिव क्रस्ट और रो के बीच का डिस्टेंस। तो अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वेव पूरी हुई है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की भी एक वेव पूरी हुई है, जिसका मतलब दोनों की वेवलेंथ सेम। अच्छा सेम है, सेम है, ठीक है। आप बताइए दोनों की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे, अगर इसने 1 सेकंड में 1.5 वेव पूरी की है तो ये भी 1 सेकंड में 1.5 वेव पूरी करेगी, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी 1.5 हर्ट्ज हो गई, सेम, ठीक है। दोनों का वेव नंबर क्या होगा, वेव नंबर होता है 1 वेवलेंथ। अब अगर वेवलेंथ सेम है तो वेव नंबर भी सेम होगा। वैसे वेव नंबर का मतलब याद है ना, 1 मीटर की लंबाई में कितनी वेव्स पूरी हो रही। अच्छा टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड होता है 1 फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम है। अच्छा फेज क्या है दोनों का, सेम, फेज डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस जिसको हम डेल्टा फाई से दिखाने ज्यादा बढ़िया रहेगा। फेज डिफरेंस 0 है, लेकिन दोनों का फेज क्या है, सेम। कैसे पता लगता है फेज, इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 हो रही है क्या मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैक्सिमम हो रही है क्या मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 हो रही है क्या मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैक्सिमम हो रही है ऑपोजिट डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो रही है ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी दोनों का फेज भी क्या है, तो सब कुछ सेम है सिवाय एक चीज के, और वो है एम्पलीट्यूड। और वो क्या है, वो है एम्पलीट्यूड। दोनों का एम्पलीट्यूड बस अलग है। अगर इसका एम्पलीट्यूड E0 है और इसका एम्पलीट्यूड कौन है
बी नॉट है, कौन है? चलो ये तो आपको बताइए आंसर, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का है मैग्नेटिक फील्ड का? सब बच्चे पिछले सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का है मैग्नेटिक फील्ड का? बताइए कितने बच्चे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितने बच्चे कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का? आप कह रहे, आप मैग्नेटिक फील्ड कह रहे, क्यों बेटा आप क्यों कह रहे हैं सर? बताओ बताओ, बाहर आ रही है ना जा रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऊपर आ नीचे जा रही है। आप बताओ सेम भी क्यों नीचे? एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जीरो डिस्टर्बिंग लाइन। बोलो बेटा, तो यहां से तो आप नहीं बोल सकते कि सेम है, और अगर आप कह रहे हो सेम है तो कारण तो सेम क्या है? तो आंसर है, हम सबने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मच 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 स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेटिक फील्ड। हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से काफी ताकतवर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से काफी ज्यादा होती है। दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। ऑल दो इसमें भी आगे आएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है और जो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, इसका रेशो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। किसके बराबर है? इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड से 3 × 10⁸ टाइम्स ज्यादा है। 3 × 10⁸ टाइम्स ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट काफी बड़ा है एज कंपेयर टू क्या? मैग्नेटिक फील्ड, है ना? एक्चुअल डायग्राम ये आ गया, आओ देख लो। क्या इसमें फेज सेम है? आओ भाई देखिए, सब कुछ सेम है। फेज सेम है क्या? क्या इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है? क्या इनमें वेवलेंथ भी सेम है? टाइम पीरियड भी सेम है? वेव नंबर भी सेम है? बस अलग क्या है? अलग क्या है? एम्पलीट्यूड है। अलग क्या है? एम्पलीट्यूड। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहली प्रॉपर्टी तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कैसे ट्रैवल कर रहे होते हैं? परपेंडिकुलरली। कैसे ट्रैवल कर रहे होते हैं? और इलेक्ट्रोमैग्नेट, अच्छा ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, और सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइप होते हैं, यस होते हैं। उनके पैटर्न को, उस पूरे टेबल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर। बस फर्क ये है कि वहां पे हमने डिटेल में नहीं पढ़ा था, इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना। अगर ये चैप्टर 2 घंटे चलेगा तो 1.5 घंटा वही पढ़ना है, ठीक है ना? लेकिन ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट विद स्पीड ऑफ लाइट। विद स्पीड ऑफ लाइट मींस 3 × 10⁸ इन वैक्यूम। इन क्या? अगर आप वैक्यूम में नहीं हो, आप सबको पता है स्पीड चेंज होती है। ग्लास में कम हो जाएगी, डायमंड में और कम हो जाएगी, है ना? तो वैक्यूम में जो स्पीड है वो, अगर वैक्यूम में, तो अगर ग्लास में मान लो स्पीड हो जाती है लेटर से 1.5 × 10⁸, तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड कितनी हो जाएगी? 1.5 × 10⁸। अच्छा आपको याद है, आपने एक लॉ पढ़ा है, स्नेल्स लॉ, 10th क्लास में, sin I / sin R इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। बोलो क्या ये सिर्फ इंफ्रारेड, क्या ये सिर्फ विजिबल यानी लाइट के लिए है, या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए? हाँ, ये किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, आओ भैया। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट विद स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। EM वेव्स डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, 10th क्लास में, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये रिलेशन भी पढ़ लिया हमने। अरे बोलो, बस हमने इसे कैसे पढ़ा है? E0/B0 इज इक्वल टू C। बहुत बेसिक बेसिक से कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में आ जाता है, जैसे कि क्वेश्चन देख लो ये वाला। अब प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अच्छा अब ये आपको वैसे पता नहीं है अभी, बट दुनिया में 2 प्रकार की लाइट हो सकती है, पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड। वेव ऑप्टिक्स में टॉपिक हुआ करता था हमारे सिलेबस में पहले, पोलराइजेशन, वो हट गया है, बट हम जब आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे तो जैसे हमने आपको थोड़ा साइक्लोट्रॉन पढ़ाया है, थोड़ा सा हम आपको पोलराइजेशन पढ़ाएंगे। पर अभी के लिए सिर्फ किस पर ध्यान दो? EM वेव पे। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 25 मेगाहर्ट्ज, ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस। कौन सी एक्सिस पे जा रही है? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 6.3 वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम। क्या निकालनी है आपको? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना है? स्पीड ऑफ लाइट है। ये कितना हमारे पास? 6.3 अपॉन में ये क्या है? B। तो अगर मुझे क्या निकालना है भाई? B। तो 6.3 अपॉन में क्या? 3 × 10⁸ कितना आ गया? 2.1 × 10⁻⁻8। ये छोटा आया बड़ा आया? बहुत छोटा है। जो 6.3 था वो, और ये कितना है? 10⁻⁻8 होना ही था, जो कि इनका रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। ठीक, चलिए जनरल डेफिनेशन इनमें से कुछ कराऊं क्या? बताओ, है हटा दूं? क्या होता है एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जीरो डिस्टर्बेंस लाइन। इसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है। आंसर देने पे खांसी कर रहे हो जान के। इसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है। इसका सिंबल कैपिटल A होता है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू होता है या फिर F भी होता है। क्या होता है फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, 1/टाइम पीरियड। इसकी ऐसा यूनिट सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज होती है। ठीक है, टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट 1 साइकिल। इसका सिंबल कैपिटल T होता है। इसकी ऐसा यूनिट सेकेंड होती है। इनवर्स कौन बोला? वेवलेंथ, लेंथ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ, या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट। इसे क्या कहा जाता है? वेवलेंथ। इसका सिंबल लैम्डा होता है। इसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है। हाँ,
वेव नंबर का सिंबल v बार होता है। क्या होता है वेव नंबर? अबे वे होता क्या है वेव नंबर? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर लेंथ। ये वाला करा देता हूं, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर ऑफ लेंथ। इसे क्या कहा जाता है? वेव नंबर। अगले पेज पे सारे रिलेशन पढ़ते हैं क्योंकि हमारे को इस चैप्टर में काम आएंगे। जो बच्चे कुछ जो भी छोटे मोटे फॉर्मूले हैं वो इसमें काम आएंगे। आप पहला फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, बता दो क्या है? नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया? टाइम। टाइम पीरियड नहीं, टाइम। और अगर एक ही वेव है तो फिर नीचे कौन आएगा? टाइम पीरियड। ये अलग फॉर्मूला है, ये अलग फॉर्मूला है, बोलो। ठीक है, वेव नंबर क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ है। अरे बोलो। और अगर एक ही वेव है तो फॉर्मूला 1/वेव लेंथ। ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, ध्यान रखो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारे काम आएगा वो क्या है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, याद है सबको? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर एक वेव चल रही है कितनी स्पीड से, अगर एक वेव चल रही है कितनी स्पीड से और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में, तो v इक्वल टू क्या आ गया? सर क्या मजाक कर रहे हो? तो बचपन का फॉर्मूला नहीं है, इसको और आगे मॉडिफाई कर। फॉर वन वेव, अगर आपने एक वेव चली, अगर आपने एक वेव चली तो आपका x कितना हो गया? लैम्डा हो गया। अरे x कितना हो गया? लैम्डा हो गया। और अगर आपने एक वेव चली तो टाइम आपका क्या हो गया? टाइम पीरियड हो गया। क्या हो गया? उस हिसाब से v इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? x/t में हमने वैल्यूज पुट कर दी। x की जगह क्या आ गया? लैम्डा। यहाँ पे क्या आ गया? 1/t। तो v इज इक्वल टू लैम्डा। 1/t को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? फ्रीक्वेंसी लिख दूँ। तो v इज इक्वल टू लैम्डा f। यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाता है v/लैम्डा। क्या ये चैप्टर वेव्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है? और क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है स्पीड ऑफ लाइट से, तो फ्रीक्वेंसी यानी कि f या फिर न्यू इज इक्वल टू c/लैम्डा। आई होप आपको याद हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थर्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला यही था। फर्स्ट सेकंड तो याद ही होंगे ना कौन कौन से थे? एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 z² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर और 1/ वेवलेंथ इज इक्वल टू rz²। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि आपका जो सेकंड किताब है उसमें दोबारा चैप्टर आ रहा है, चैप्टर का नाम है एटम। वो फॉर्मूले दोबारा आपको याद करने, दोबारा बस वो पहले केमिस्ट्री में आया था, फिजिक्स में आया। देखो मैंने अभी तक आपको जो पढ़ा है ये सब स्किप किया जा सकता था, हम सीधा अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वहां से चैप्टर शुरू कर सकते थे। यस और नो? ये सब कौन सी कक्षा में पढ़ चुके हैं हम? 11th। अरे बोलो, अरे बोलो। तो कहने का मतलब है कि यार ये जो पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा ये हटाया जा सकता था। इतना पार्ट, ये पूरा चैप्टर हटाया जा सकता था और डिस्प्लेसमेंट करंट का जो टॉपिक है वो अल्टरनेटिंग करंट में डाल सकते थे। जब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे उसमें इस चैप्टर का कोई ज्यादा कनेक्शन है नहीं। वो कहाँ पढ़ाया जा सकता था? एसी में। तो फिर ये चैप्टर हटा सकते थे, बट कोई नहीं, चलो। तो चैप्टर मेजरली अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से, और वो क्या है बेटा? हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। हमें ना हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कुछ बातें करनी है। मैं बताइए आपको, क्या बातें करनी है? जैसे कि हमें बात करनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कवर किसने किया। ऑल्दो अभी तक जब से बोर्ड के पेपर हुए इसको डिस्कवर किसने किया, बोर्ड के पेपर में नहीं आया है, एक आध बार आया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, ना के बराबर। सेकेंड है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम पढ़ रहे हैं उसकी वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी, उनमें से कोई एक चीज आपको याद करनी होगी। क्यों? एक क्यों? क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला c/लैम्डा है? अगर मैंने वेवलेंथ याद कर ली तो क्या मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा? और अगर मैंने फ्रीक्वेंसी याद कर ली तो मैं वेवलेंथ निकालूंगा, बिकॉज c क्या है? 10⁻⁸ दैट इज कांस्टेंट। तो अगर मैंने फ्रीक्वेंसी याद कर ली या फिर वेवलेंथ याद कर ली तो ये दोनों ही चीजें मुझे याद करने की जरूरत नहीं, कोई एक याद करूंगा। तो हम लोग क्या याद करेंगे? वेवलेंथ। आई रिपीट, सबसे पहले मैं पढ़ना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाया किसने, बनाया या फिर ढूंढा किसने। सेकंड है उसकी वेवलेंथ क्या है। थर्ड है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या खास है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एग्जांपल के तौर पर आपको पता है कि जो गामा रेज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होती है। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से वो चीजों के आर पार बहुत जल्दी हो जाती है, ये उसकी खास प्रॉपर्टी है। बोलो, ऐसे हम कुछ और प्रॉपर्टीज सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पढ़ेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसके यूजेस, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ इस्तेमाल होती है, कहाँ यूज होती है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है, अब तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले गामा रेडिएशन से। किसे? ये ऑब्वियसली बात है गामा, ये जज ही नहीं कर पाया क्या है, ये कौन सी रेस के बारे में बात कर रहे हैं बेटा? गामा। क्या गामा रेडिएशन के बारे में कुछ प्लीज यहाँ से ना पढ़ो, आप क्या गामा रेडिएशन के बारे में कुछ भी जानते हो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले से, है ना? सिवाय कि हल किससे बना था, इसके अलावा कुछ भी आप जानते हो? तो आंसर है, जब भी एक रेडियो एक्टिव डिके होता है, क्या होता है? तो 3 प्रकार की रेज निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा होती है पॉजिटिवली चार्ज रेज, जो हम सब जानते हैं। बीटा होती है नेगेटिवली चार्ज रेज, गामा होती है न्यूट्रल। क्या होती है? लेकिन जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास हैं, 7 या फिर कह लो 8 अगर हम कॉस्मिक को मिलाएं, कॉस्मिक के बारे में पढ़ेंगे नहीं हम, उनमें कॉस्मिक को छोड़ दें, नाम सुना है कॉस्मिक रेज, उनको छोड़ दें,
उनको अगर इग्नोर करते हैं तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? गामा रेज की। किसकी है भाई साहब? गामा रेज की मैक्सिमम क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। और ऑब्वियस बात है, अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगी। अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगी। अरे बोलो, इसे रेडियो वेव्स के साथ उल्टा है। यू नो दैट? रेडियो वेव्स के साथ उल्टा है। इसलिए रेडियो वेव्स सेफ हैं। आप सबके फोन से, मेरे फोन से माइक्रोवेव रेडियो वेव्स निकल रही है, सेफ है। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई नहीं होती, तो हमारी हड्डी, हमारे मसल, हमारे बोन में घुस के हमारे डीएनए में जाके कुछ बदलाव नहीं लाएंगे। लेकिन कौन ला सकता है? गामा रेज। इनकी हाई पेनिट्रेशन पावर। आई होप आप सबने मैडम क्यूरी जी का नाम सुना है। आई होप आप सबने सुना है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिस्कवर किया और उसी वजह से इनकी डेथ भी हो गई, क्योंकि गामा रेज कैन कॉज कैंसर। कैसे होता है कैंसर? डीएनए में बदलाव आते हैं, म्यूटेशन होता है, कैंसर हो जाता है। पता है ना आप सबको? कैंसर, बायो वाले बच्चों को तो पता होगा कैंसर का मतलब क्या। कैंसर का मतलब डीएनए में बदलाव आना, म्यूटेशन होना, उससे हो जाता है कैंसर। कोई बात नहीं। आप सबको ऐसा नहीं था कैंसर सिर्फ तंबाकू खाने से ही होता है और मैडम क्यूरी जी ऐसे विमल रगड़ती थी, ऐसा नहीं है बेटा। इनको रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से क्या हुआ था? कैंसर हुआ। कैंसर भी अलग अलग प्रकार का होता है, माउथ कैंसर, ये सब तो पता होगा ना आपको, थ्रोट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो यहाँ पे गामा रेज की बात कर रहे हैं। इसकी डिस्कवरी की थी हेनरी बैक्यूरेल जी ने और मैडम क्यूरी जी ने। हेनरी बैक्यूरेल जी के ऊपर बहुत ही प्यारी पढ़ाई थी न्यूक्लियर में। देखो खुंदक आती है कि नहीं आती है? इतनी प्यारी पढ़ाई थी किसके बारे में? हेनरी बैक्यूरेल जी। आपको याद है? ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर। इन्होंने प्रूव किया था, हटा दिया सिलेबस से, और ये सब रखा हुआ है। हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री 10th में चैप्टर आया था आर एनवायरमेंट, याद है? बस ये वही है, वैसे ही चैप्टर है, नहीं पढ़ाया जाएगा तो हो जाएगा। चलो, किसने डिस्कवर किया भाई? हेनरी बैक्यूरेल जी ने और मैडम क्यूरी जी ने। कैसे प्रोड्यूस किया? रेडियो एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? देखो, किसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं हमारे पास, हमको एक आध पढ़ेंगे। तो ये रेडियो एक्टिव डिके से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है वो टूटते हैं तो वो अल्फा, बीटा, गामा, वो तीनों निकालते हैं। क्या ये निकालते हैं? अल्फा भी, बीटा भी और गामा भी। अभी हम गामा की बात कर रहे हैं। इनकी वेवलेंथ कितनी है? 10 की पावर -3 नैनोमीटर, बहुत छोटी मिनिमम वेवलेंथ है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी इनकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। प्रॉपर्टीज क्या है? हाई पेनिट्रेटिंग पावर है। इतनी ज्यादा हाई पेनिट्रेटिंग पावर है कि भाई डीएनए के अंदर जाके टक्कर मारती है। कौन? गामा। अनचार्ज होती है, मतलब ये न्यूट्रल होती है। ये अल्फा की तरह पॉजिटिव नहीं है और बीटा की तरह नेगेटिव भी नहीं है, बीटा की तरह नेगेटिव भी नहीं है। और इनकी लो आयनाइजेशन पावर होती है। देखो, आपको किसी भी चीज को अगर आयनाइज करना है तो उस पर जाके टकराना पड़ेगा। अरे बोलो, बट इनके पास टकराने की क्षमता है ही नहीं, क्योंकि इनके पास तो पार होने की क्षमता है। अबे बोलो, जिसकी वजह से इनकी आयनाइजेशन पावर क्या हो जाती है? लो हो जाती है। यूजेस क्या है? ये गिव इंफॉर्मेशन ऑन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई है और ये न्यूक्लियस तक पहुंचने की क्षमता रखती है, एटम के भी, जिसकी वजह से ये क्या देती है? हमें न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स देती है। 10th क्लास 11th क्लास याद करेंगे। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की शेप कैसे आई थी? मैंने आपको बताया था, एक्स रे से। किससे आई थी? पर अगर आपको और अंदर जाना है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन तक नहीं रुकना, शेल तक नहीं रुकना, कहां तक जाना है? न्यूक्लियस तक जाना है, तो आपको और हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। एंड दैट इज व्हाई हम गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे गामा रेज कैंसर को डिटेक्ट करने में भी काम आते हैं। कैंसर को डिटेक्ट करना मतलब आपकी बॉडी में कैंसर है, ये कैसे पता लगेगा? आपकी बॉडी में गामा रेडिएशन को छोड़ा जाता है। ऑब्वियसली बात बेटा, ऐसे नहीं होता। कह रहा उससे कैंसर हो गया तो नहीं नहीं, वो तमी से। क्या आपको पता है पोलियो ड्रॉप्स का मतलब है पोलियो इन वीकर फॉर्म? कह रहा मतलब पोलियो ड्रॉप्स का मतलब है पोलियो कमजोर फॉर्म में। अब समझ में आ गया? बस वीकर को मैंने कमजोर बोला, समझ गया। ये जब हम पोलियो की वैक्सीनेशन लेते हैं तो वो पोलियो ही होता है, बस उसका कमजोर रूप होता है। आपने कोविड की वैक्सीनेशन ली, उसमें क्या था? नींबू पानी था क्या? उसमें कोविड का ही रूप था, लेकिन कमजोर फॉर्म में था। आपकी बॉडी उससे लड़ती है, आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, आपकी बॉडी तैयार होती है उससे। इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए स्ट्रांग होता है आपका। 9th क्लास की पढ़ाई है ये, व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर था। अब बोलो डिलीट हो गया था, भगवान मत करो, उससे पहले से भी चलता आ रहा है। एडवेंचर ऑफ प्लूटो क्या बोले चल रहे हो यार? ये तो अंग्रेजी का चैप्टर था कोई बंदर वाला। चुप रहो। गामा रेडिएशन स्किन कैंसर कर रही हैं अगर, कैंसर कर रही हैं अगर, लेकिन ये किसमें भी तो हेल्प करती हैं यार, कैंसर के डिटेक्शन में भी हेल्प करती हैं। ऑब्वियस बात है, कंट्रोल्ड वे में डाल रहे हैं, कंट्रोल्ड वे में डाल रहे हैं, तरीका है। लेकिन हाँ, ये मेडिकल ट्रीटमेंट में भी काम आती है, डिटेक्शन ऑफ कैंसर। और वो भी सारे प्रकार का नहीं, कुछ सर्टन टाइप का ही होता होगा। मुझे लगता है माउथ कैंसर के लिए ये, उसमें तो मुकेश का चेहरा दिख जाएगा ना, ऐसा हो रखा है बेचारा, वो भी अभी दुनिया में नहीं रहा शायद, है ना? कोई बात नहीं बेटा, अरे होता है। अरे सब में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, बाकी तो नाम ही है ना, ऑब्वियसली बात है। एक्सरेज और गामा रेज में दिक्कत आ गई बस। चलो, ये कह रहे हैं खुद ढूंढो, ये कौन सी रेज आ गई भाई? एक्सरेज। एक्सरेज के बारे में जानते हैं आप? आपने कभी एक्सरे करवाया? बकवास है कैसे? लोग कितनी फनी चीज है ना कि आपने एक्सरे करवाया, एक्सरे करवाया, एक्सरे स्कैन करवाया। आज मैं एक्सरे करवा के आया, एक्सरे करवा के आया, अपने ऊपर एक्सरे मरवा के आया, है ना? है
बहुत फनी है, बहुत फनी है। मुझे वॉशरूम आया, बच्चे कहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, वॉशरूम आया, वाह क्या आया है। चलो तो एक्स रेज बेटा, आफ्टर गामा रेज, आफ्टर सबसे हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है? आफ्टर बाबू क्या हुआ, जाना है क्या? तो क्या हुआ, एकदम हलचल की मच गई यार, बोलते आ गया है? अच्छा पेन बेटा, आफ्टर गामा रे सबसे प्लाज्मा, बेटा प्लाज्मा कहां से आ गया खुशबू बेटा? प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये कहां से आ गया बेटा? एक्स रेज आफ्टर गामा रे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? एक्स रेज। एंड दैट इज वाई आप सबको पता है एक्स रेज हमारे कपड़े, हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारी मसल, फैट, एडिपोजिशन सबके पार हो जाती है, लेकिन हड्डियों के पार नहीं होती एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक। और उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी के एक्स रेज को अगर हम देखना, रेंज है क्या है? अब ये मत कहना कोई फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और फिक्स्ड वेवलेंथ है, जैसे ये कहां से कहां तक है इसकी वेवलेंथ? 1 नैनोमीटर से 10 के बाद। तो अगर इनकी वेवलेंथ की रेंज है तो किसकी रेंज भी होगी? उनमें से कोई एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी हड्डी पे मारते हैं, और वो ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जाती है हड्डी पर टकराती है और वहां से वापस आ जाती है, जिससे आप फोटो खींच लेते हो हड्डियों की। ऐसे तो होता है। एक्स रेज की बात करें, रॉन्टजन जी के बारे में कुछ नाम जानते हैं? रॉन्टजन जी के बारे में, इन्होंने एक्चुअली में एक्स रेज की मदद से न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को बहुत इजी बना दिया था। आई होप आपको पता हो, एक्स रेज हड्डियों के लिए नहीं डिस्कवर हुई थी, ये तो बाद में उनका एप्लीकेशन देखा गया कि इनसे हम हड्डियों की फोटो खींच सकते हैं। इनका एक्चुअल आविष्कार तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को ही, एस पी डी एफ, इन सब की शेप क्या होती है या और चीजों की शेप क्या है, नोट्स कहाँ हैं, लोब्स कहाँ हैं, इन सब के बारे में एक्स रेज ने बताया। वो बात अलग है कि बाद में इसकी और एप्लीकेशन देखी गई। क्या एक्स रे स्कैन करवाना हमारे लिए हार्मफुल है? एक दो बार चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप रोज ही 20 बार कराओगे तो ये हार्मफुल है, क्योंकि एक्सरे बार बार आपकी बॉडी में जा रही हैं, टकरा रही हैं, हड्डियों पे टकरा रही हैं। इट इज नॉट गुड। दैट इज व्हाई जो एक्सरे कर रहे होते हैं, एक्सरे स्कैन कर रहे होते हैं, वो बटन दबाने से पहले गेट बंद कर देते हैं। अगर किसी ने एक्सरे गेट बंद करते हैं मतलब खुद बाहर चले जाते हैं और आप अंदर होते हैं। वहां देखा हुआ है कभी किसी का एक्सरे स्कैन? कितनों का हुआ है? बहुतों का हुआ है, बहुतों का हुआ है। हाँ ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो एक कमरे में गेट बंद करके कहीं और उनका वो सेटअप पड़ा होता है, वहां बटन दबाते हैं और आपकी फोटो जो है वो फिर वो खींचते हैं। ठीक है जी, कैसे प्रोड्यूस कर सकते? क्या आपको याद है हमने 11th क्लास में पढ़ा था कैनाल रेज के अंदर कि अगर मैं हेवी मेटल्स लेता हूं उस पर कैनाल रेज मारता हूं तो कौन सी रेज निकलती है? एक्स रेज। याद आ रहा है? जे थॉमसन जी का एक्सपेरिमेंट यार, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोलिजन ऑफ क्या? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस टारगेट पे, हैवी मेटल टारगेट। कैसे मारोगे, कौन सी रेज निकल सकती है? एक्स रेज। ये तो आपको याद ही करना, ये तो आपको याद ही करना है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? लो पेनिट्रेटिंग पावर है एज कंपेयर टू विद रिस्पेक्ट टू गामा रेज बात हो रही है, वैसे काफी हाई है। ये भी क्या है? अनचार्ज है, इनकी भी लो आयनाइजेशन क्योंकि फ्रीक्वेंसी काफी हाई है। एप्लीकेशन क्या है? हड्डियों को डायग्नोस करने में मदद करता है। मेजरली काम कहां आता है? स्टडी ऑफ क्रिस्टल या फिर वही रेडियोग्राफी जिसको हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा था। क्या कहा था? स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी पढ़ाई होती है जिसे हम एटम के अंदर के स्ट्रक्चर को एक्स रेज की मदद से देखते हैं। जैसे चमगादड़ देखता है अल्ट्रासाउंड से। किसे? अल्ट्रासाउंड बहुत अलग चीज है। अल्ट्रासाउंड तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, वो तो एक मैकेनिकल वेव है ना, उसको चलने के लिए। अल्ट्रासाउंड एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। तो चमगादड़ कैसे चीजों को आसपास फील कर पाते हैं? क्या फेंकते हैं वो? अल्ट्रासाउंड। टकरा के वापस आती है, कैसे वापस आए, कितनी जल्दी वापस आई, उससे वो दूरी पता करते हैं। यस और नो? बोलो। डायग्नोस का मतलब बेटा देखना, ठीक करना। एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड होती है, गलत बात। एमआरआई अलग चीज है, सीटी स्कैन अलग चीज, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास कौन? अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज अच्छी है बुरी है? दोनों है, दोनों है। अल्ट्रा वायलेट रेज दोनों है। कहां से निकलती है? सन से। कहां से निकलती है? सन से, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज, क्या हमारी धरती पर अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आ रही है उसको कोई रोक रहा है? कौन? क्यों रोकना जरूरी क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा आगे तो क्या होगा? स्किन कैंसर होगा, कैटरैक्ट होगा, एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होगी। बचपन की बातें, ओजोन में छेद हो रहा था, क्यों हो रहा था? सीएफसीज की वजह से। सीएफसीज कहां इस्तेमाल हो रही थी? इक्वेटर पे। छेद कहां हो रहा है? पोल पे। हवाओं का पैटर्न याद आ रहा है कुछ? फिर यूएनईपी ने क्या किया? सीएफसीज को बैन कर दिया। अब छेद बढ़ता जा रहा है, भर भी गया है, बट फिर भी अल्ट्रा वायलेट रेज धरती पे आ रही है। हाँ कुछ % तो आ रही है और आनी भी, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज कुछ हद तक अच्छी है, क्योंकि ये क्या करती है? सैनिटाइजेशन। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती है। जब बच्चा पैदा होता है तो आपको कैसे पता होगा? मैं क्या पता भी हो, आप घर में कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ हो तो आपको पता हो कि उसको थोड़ा सा धूप में रखना पड़ता है। ऐसे भी नहीं कि आलू के चिप्स की तरह धूप में सुखा दिया, लेकिन थोड़ी देर उसको खासकर सर्दियों में मालिश वालिश करके धूप में रखना चाहिए। अरे हाँ यार, रीजन क्योंकि बच्चों को निमोनिया होने का बहुत खतरा होता है, पर अल्ट्रा वायलेट रेज उस निमोनिया से बचाती है। मेरा बेटा पैदा हुआ 2019 दिसंबर में, और आपको पता है उसके बाद 2021 में क्या आ गया था? कोविड। तो लगभग उसके पैदा होते ही वो 2 साल तक घर से बाहर तो निकला ही नहीं, तो उसकी तबीयत खराब हो गई। आफ्टर 2 to 3 मंथ्स हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा धूप में हटाना पड़ेगा।
और धूप में सारे हमारे ऊपर छत पे पूरी बिल्डिंग क्रिकेट खेलती थी कोविड में, तो उसको ले जाते हुए डर लगता था, छोटा बच्चा है, कोविड का खतरा है। तो हमने कहा कुछ और जुगाड़ बताओ। तो डॉक्टर ने बड़ा अच्छा तरीका बताया, उन्होंने कहा 100 या 200 वाट का बल्ब ले आओ और जहाँ पे भी आपका बच्चा सोता है ऊपर लगा लो, बिकॉज आप बल्ब से भी क्या निकलती है, अल्ट्रा वायलेट रेस। मैं घर जाके फोटो भेजूंगा आपको ग्रुप पे। हमारे बेड पे अभी भी, क्योंकि मैं ये तो भूल ही गया था कि बल्ब से अल्ट्रा वायलेट रेस हीट भी निकलती है, तो जो हमारा बेड होता है उसके पीछे लकड़ी होती है ना यहाँ पे, तो मैंने वहीं पर टंगा दिया था और 10 मिनट बाद उसमें आग लग गई। मतलब नॉट मतलब प्रॉपर आग नहीं लगी, लेकिन वो चिंगारी आ गई उसमें। वो अभी भी स्पॉट है वहाँ, मैं आपको भेजूंगा घर जाके। और फिर वो अच्छा, वो वहीं पे थे हम, तो हमें ऐसे स्मेल से आ रही थी कि क्या हो रहा है। फिर हम देख लिया सही टाइम पे, फिर हमने एक लकड़ी फंसा दी उसमें, और जब भी वो सोता था उसके आंख पे कुछ रख के और वो बल्ब जला दिया करते थे। रोज 1 घंटा जलाना पड़ता था। पर मुझे ये बात नहीं पता थी पहले कि बल्ब से भी कुछ अमाउंट में क्या निकलती है, देखो यूवी रेज, और बच्चे के लिए बड़ी जरूरी होती है, बचपन में खासकर। हाँ, यूवी रेज किसने डिस्कवर करी? रेडर जी। कैसे होती है? बाय आयनाइज्ड गैसेस। और कहां से आती हैं? सन से। कहां से आ रही हैं? लैंप से। लार्ज अमाउंट में किससे भी आती हैं? स्पार्क से, जो कि प्लाज्मा है, जो कि क्या है। अब देखो ना, प्लाज्मा में लाइट भी है, इंफ्रा रेड भी है, अनबर्न कार्बन के पार्टिकल भी है। बोलो, एक बच्चे ने मुझसे पूछा फ्लेम कौन सी स्टेट होती है? फ्लेम। मैंने बोला इट इज मिक्सचर ऑफ प्लाज्मा। क्या उसमें वाटर वेपर्स नहीं होते? क्या उसमें अनबर्न कार्बन पार्टिकल नहीं होते? क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती? तो फ्लेम मिक्सचर ऑफ स्टेट्स है, लेकिन प्लाज्मा 4 स्टेट। फर्क है ना फ्लेम और प्लाज्मा में? हाँ, वेवलेंथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है? आप इसे क्या करवा सकते हो? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिकॉज मेटल के पार नहीं होगा। अरे यार देखो ना, अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना तो क्या टकराना पड़ेगा ना। तो कौन? अल्ट्रा वायलेट, या फिर उसके बाद सारी क्या करवा सकती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन गामा और एक्सरे क्यों नहीं करवा पाई? पार हो जाती। क्या कॉज कर सकती है? स्किन कैंसर। एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है? सैनिटाइजेशन। आयुका को बताओ, जो डॉक्टर्स के ऑपरेशन के वो होते हैं टूल्स, बड़े महंगे आते हैं ना। अब इंजेक्शन तो क्या लगाया फेंक दिया, लेकिन टूल्स तो नहीं ऐसे कर सकते। तो उनको मल्टीपल लेवल पे क्या किया जाता है? सैनिटाइज। उनमें से मल्टीपल 5-6 तरीके से, उनमें से एक तरीका क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट चैम्बर। क्या होता है? कोविड के टाइम पे बड़ा फेमस हुआ था अल्ट्रा वायलेट बॉक्स। घर में लगा हुआ, घर बाहर से आए हो, चाबी डाल दो उसमें। नहीं देखा था? ऐसे बक्सा आता था, उसमें सब डाल दो, ऑन कर दो। स्कैम भी हो सकता है वो, बट डेंटिस्ट लोग अपने वो ग्लास पेचकस को उसमें सैनिटाइज करते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेस से सैनिटाइजेशन होता है। पानी को सैनिटाइज कर सकते हो, कांच की चीजों को, इंस्ट्रूमेंट्स को, जो भी है। और ये बैक्टीरिया फ्री एनवायरमेंट, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, लगभग एक ही बात है। हाँ, अगर हम चमगादड़ को वैक्यूम में रख दो तो वो नाइस क्वेश्चन, नाइस सवाल यार। कह रहे हैं हम चमगादड़ को वैक्यूम में रख दें, पहली बात तो चमगादड़ मर जाएगा, लेकिन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, चमगादड़ तो वैक्यूम में फट जाएगा ना? अरे फट जाएगा ना, लेकिन मान लेते हैं कुछ करके उसको सूट बना के, स्पेस सूट बना के उसे वैक्यूम में डाल दें, तो वो तो ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है। वाह यार, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ गया बच्चा? ऊपर चला गया। अरे बच्चा ऊपर चला गया। अरे यार, मैं सिमरन को जानता हूँ। कौन सिमरन? सिमरन की बात हुई क्या अभी कोई? हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं, और जरूरत नहीं है वैसे तो, होगा भी नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह है और जरूरत भी नहीं है, नुकसान भी पहुंचेगा ना हाथ को। चाबी वाबी के लिए था, फोन के लिए था, हाथ को क्यों करना है? डेटोल से धो ना। बोलो बेटा, हाथ को क्या करना है सैनिटाइज? नहीं, जरूरी नहीं। ठीक है, चलो। इसके बाद आते हैं कौन? विजिबल, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? लाइट। क्या बोलते हैं? किसने डिस्कस किया? भाई साहब हर चैप्टर में गुजराता कैसे साइंटिस्टों को और ही है भाई साहब। हाँ, कहीं ना कहीं। आलू खाओगे? क्या बातें करे जा रहे हो यार? ठीक है, माना चैप्टर आसान है, कुछ भी बातें करोगे क्या? वो कह रहे हैं एडवेंचर ऑफ टोटो, तुम कह रहे हो आलू खाओगे। कैसे प्रोड्यूस होता है ये बताओ। अच्छा, अगर आपको मैं बोलूं कि विजिबल लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, तो आप ये सब थोड़ी ना लिखोगे। विजिबल लाइट तो सन से भी आ रही है ना। अरे बोलो यार, प्लाज्मा से भी आ रही है, स्पार्क से भी आ रही है, पर उनके अलावा किससे आ रही है? तो क्या आपको याद है? इलेक्ट्रॉन में। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को सेकंड शेल से एक्साइट कराता हूं, कहां से? लाइमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट, रिफन, हम्फ्रे। अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रा। तो सेकंड शेल से हाइड्रोजन लाइक एटम कौन सी रेज निकालते हैं? विजिबल। तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा सकते हो, ट्रांजिशन करा सकते हो, ये सब। क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट में हमने पढ़ा कि दे आर कलर्ड, बिकॉज जब वो क्या करते हैं, डी ट्रांजिशन और लोअर एनर्जी लेवल पर आते हैं, तो क्या निकालते हैं? विजिबल रेज। वेवलेंथ। ठीक है, याद करो। प्रॉपर्टीज क्या है? ये क्या हमारे सेंसिटिव है टू ह्यूमन आई? क्या ह्यूमन आई को लेकर सेंसिटिव है? आपने मूवी देखी लूसी? वेरी नाइस। अच्छा बच्चे देखते हो पिक्चर? मजाक कर रहा हूँ, देखिएगा, सबको टाइम मिले तो। उसका बेसिक ये है कि अगर एक इंसान का दिमाग 100% तक पहुंचेगा, चलेगा, तो वो क्या करेगा? तो जब लूसी, अच्छा वो जर्नी क्या है वो चलो अलग है, लेकिन लूसी का जब दिमाग 30%, 40% में पहुंचता है, तो वो माइक्रोवेव भी देखना शुरू कर देती है, रेडियो वेव भी देखना शुरू कर देती है, और उसको ये भी दिखता है कि लोगों के फोन से सिग्नल कैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं। हम अभी क्या देख पा रहे हैं? विजिबल, क्योंकि हमारी क्षमता विजिबल देखने की है। जस्ट इमेजिन अगर हम क्या भी देखना शुरू कर दें, माइक्रोवेव, थोड़े से पागल नहीं हो जाएंगे हम? क्योंकि हम सबके फोन से रेडियो वेव तो क्या निकल रही है? माइक्रोवेव, और वही निकलती भी दिखाई देंगी, तो बड़ा क्रेजी सा हो जाएगा, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, बट उस मूवी में ऐसा होता है। खैर ठीक है, पर अभी तक हमारी आंखें सिर्फ इन 7 में किसको देख सकती हैं? विजिबल को देख सकती है और किसी को नहीं देख सकती।
इसमें हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी स्टडी कर सकते हैं, मेजर को देखते हैं। सर आपने आज तक देखिए कोई सवाल तो नहीं चल रहा ना आपके मन में यार? है तो पूछ लो, क्योंकि यहाँ तो बहुत बेकार की चीजें चल रही है। कोई सवाल चल रहा है क्या? क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है ये। लगा अभी तक कुछ मेहनत वाला? मुझे नहीं लग रहा। डिस्प्लेसमेंट करंट थोड़ा सा मेहनत वाला है। नहीं है कोई सवाल? चल आगे बढ़, बात करते हैं किसकी भाई? इंफ्रा। क्या हम इंफ्रारेड को प्यार से हीट बोलते हैं? अरे बोलो, किसने डिस्कवर किया? कैसे आग कैसे प्रोड्यूस करते हैं? अगर आपको हीट प्रोड्यूस करनी होती तो आग लगा देते। बोलो बेटा, कोयला जला देते, ऐसे तो करते हैं। ठीक है भैया, कैसे? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी को चेंज करके इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। अगर पार्टिकल हायर एनर्जी स्टेट से कहाँ आ रहा है, लोअर एनर्जी स्टेट, तो हीट निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वगैरह। आउटर ऑर्बिट्स में रीअरेंजमेंट्स ले आओ, बाबू बातें हम सबको वैसे तो ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में, बट हीट तो तब निकलती है जब कोई हायर एनर्जी लेवल से कहाँ पे भी आ रहा हो, लोअर एनर्जी लेवल से आ रहा है। डेल्टा इज नेगेटिव, ऐसे ही बोलते हैं केमिस्ट्री। वेवलेंथ दे रखी। क्या प्रॉपर्टीज है इंफ्रारेड यानी हीट के? इसका कौन सा इफेक्ट है? थर्मल इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? आपको पता है हमारे रिमोट जो होते थे, दो प्रकार के रिमोट होते हैं। एक होते हैं वो रिमोट जो वाईफाई पे चलते हैं, पता है ना आपको, स्मार्ट रिमोट जो वाईफाई पे चलते हैं। और देखिए ये कोई स्मार्ट रिमोट नहीं है, ये तो सिर्फ टीवी के लिए है ना बस, ये वाईफाई से कनेक्ट हुआ रिमोट तो नहीं है। जो वाईफाई से कनेक्ट हुए रिमोट होते हैं वो रेडियो वेव या फिर माइक्रोवेव पे चलते हैं, मोस्टली चांसेस है रेडियो वेव पे। लेकिन ये किस पे चलता है? इंफ्रारेड पे। किस पे चलता है? अगर वो पता करना हो कि आपका रिमोट किस पे चल रहा है और उसमें नए सेल हो, तो आप उसके आगे क्या रख दो, हाथ, या कोई इंसान आ जाए और वो ऑपरेट ना हो, इसका मतलब है वो इंफ्रारेड है, क्योंकि इंफ्रारेड एब्जॉर्ब कर लेती है ह्यूमन बॉडी। अरे बोलो, लेकिन अगर आपका रिमोट आपके जेब में पड़ा बटन दबा के भी चल रहा है, आगे हाथ रख के भी चल रहा है, तो इसका मतलब है वो रेडियो वेव या माइक्रोवेव पे काम कर रहा है। बात समझ में आई? और वाईफाई वाले सारे रिमोट आप रेंज में हो तो कहीं भी बैठ के उन्हें ऑपरेट कर सकते हो। पता नहीं बात कुछ कहना चाह रहे हैं? वेरी नाइस। नहीं, उसमें तो आपने हीट दी ना बाबू, गलत कह रहे हो आप कह रहे हो कि जब मैं किसी को हीट देता हूं तो कंडक्शन हो रही है, आप तो कह रहे हो ट्रांसफर ऑफ हीट। हम कह रहे हैं प्रोड्यूस कैसे होगी। अभी जो आपने बोला है उसमें क्या बोला है कि हीट को मुझे ट्रांसफर करना, पर हीट आपके पास थी, आपने उसको इधर से उधर भेजा बाय कंडक्शन। हम कह रहे हैं हीट पैदा कैसे किया? आपके पास लोहे की रॉड है, आपके पास लोहे की, आप कह रहे हो कंडक्शन यहां से हो गई, पर यहां क्या रखा था आपने जिससे हीट पैदा हुई? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या रखा था आपने? कोयला, फ्यूल, कुछ तो रखा होगा, इसको जलाया होगा, और जलाने पे उसके एनर्जी लेवल डिक्रीज हुआ होगा, बिकॉज एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड। तो अगर एनर्जी निकल रही है तो उसकी तो कम हुई होगी ना। तो आप कह रहे हो कंडक्शन, मैं कह रहा हूं नहीं, प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, हम इसकी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ना कि इसके फ्लो की। हम सबको पता है तीन तरीके से इधर से उधर जा सकते हैं, कैसे? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और अभी भी आप फिर गलत ये भी हो, क्योंकि हम यहाँ पे हीट की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और याद करो अगर आप फ्लो की भी बात करते हैं यहाँ पे रेडिएशन की बात होगी, सिर्फ किसकी बात होगी? तो बहुत डिफरेंट चीजें हैं, बहुत डिफरेंट चीजें। ठीक है, चलिए, तो एप्लीकेशन क्या है भाई? क्या प्लांट्स इससे फोटोसिंथेसिस करते हैं? अरे बोलो भाई। इसके बाद ये अर्थ के टेम्परेचर को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। ऐसा इसके साथ साथ किसका हाथ और भी है? एटमॉस्फेयर का। किसका हाथ भी है? अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या प्रॉब्लम होती? अर्थ बहुत ज्यादा गर्म हो जाती दिन के समय पे, और आपके समय पे बहुत ज्यादा ठंडी होती, सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता। इंडस्ट्रीज में काम आता है बड़े सारे रॉ प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना। हाँ ठीक है। अरे डन है क्या? अरे डन है क्या? अच्छा, एक सवाल बच्चे का पूछा है, वैसे तो ये सवाल एनसीईआरटी का ही है, हम करेंगे। बट जब वेल्डिंग हो रही होती है, क्या हो रही होती है, तो उसमें कौन सी रेज प्रोड्यूस हो रही है? ऑब्वियसली बात है, विजिबल तो हो ही नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा अल्ट्रा वायलेट होती है। कौन सी होती है? तो वो जो चश्मा पहनते हैं वेल्डिंग वाले लोग, आपको पता है ना वो किससे बचने के लिए पहनते हैं? यूवी रेज। शायद उनको भी नहीं पता, सबको लग रहा है काला चश्मा पहना जा रहा है लाइट से, विजिबल रेज से बचने के लिए। आंसर है नहीं, उन वेल्डिंग वाले चश्मों में पोलराइजर भी लगे होते हैं। क्या भी लगे रहते हैं? जो यूवी रेज, आपको पता है जो स्पोर्ट्स पर्सन है जो बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं, वो स्पेशल चश्मे पहनते हैं, उन्हें पोलरॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उनमें चश्मों में पोलरॉइड्स लगे होते हैं जो यूवी रेज को रोकते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं तो आपको कैटरैक्ट हो सकता है, बोलो मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं, तो उससे बचने के लिए वो क्या पहनते हैं? पोलरॉइड। तो वेल्डिंग करने वाले भी पोलरॉइड पहनते हैं। बस वो काले क्यों है? ताकि वो दोनों एक चीज से दो निशाने हो जाए, इससे ही बचा लें, यूवी रेज से भी, किसे ही बचा लें, किसे ही बचा लें, विजिबल से भी। और यही कारण है कि ये सवाल एग्जाम में बहुत आता था, अब बंद हो गया ना, कि वेल्डिंग में चश्मा क्यों पहनते हैं, किसी ज्यादातर बच्चे क्या लिखते थे? विजिबल। बड़ा आंसर क्या है? यूवी रेज। वो भी एक कारण है, बट विजिबल रेज ज्यादा जाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, आपका प्यूपिल छोटा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। लेकिन कैटरैक्ट हो सकता है अगर अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक, इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में? माइक्रोवेव। ठीक है, आप में से कितनों के घर में माइक्रोवेव है? माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव अवन है? माइक्रोवेव है या माइक्रोवेव अवन है? माइक्रोवेव अवन है। तो क्या पैदा करता है? माइक्रोवेव। फर्क क्या है? माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और अवन वो डिवाइस है। ये क्या है? ये माइक्रोवेव है? पागल हो गया? ये माइक्रोवेव अवन है। एक होता है इंडक्शन अवन,
चूल्हा कैसे हीट पैदा करता है पता है आपको? चूल्हा घर का चाहे लकड़ी वाला चूल्हा हो चाहे एलपीजी वाला चूल्हा हो, कैसे हीट पैदा करता है? वो सीधा हीट करता है, सीधा हीट करता है। एक होता है इंडक्शन ओवन, जिसमें ऊपर एक रॉड लगी होती है, ऊपर नीचे एक रॉड लगी रहती है, केक वगैरह बनाते हैं उसमें। ये है माइक्रोवेव ओवन, इसमें माइक्रोवेव होती है, उसमें दो रॉड होती है, वो गर्म करती है और फिर वो कन्वेक्शन से खाने को गर्म करता है। ये है कौन? माइक्रोवेव ओवन। इसके अंदर से क्या रिलीज होती है? माइक्रोवेव, जो पानी को गर्म करती है। किसे गर्म करती है? और किसी चीज को गर्म नहीं कर सकती। अब इसमें क्या है? पानी उसे गर्म कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप मेटल को भी देखोगे। अच्छा, वैसे एक बड़ा आपको पता था ना मिथ है कि मेटल माइक्रोवेव में नहीं डालना चाहिए, पता है ना आपको? आपने कभी ये नहीं सोचा था कितने लल्लू हैं हम लोग? देखा जाए तो हम सबको किसी ने बोला कि माइक्रोवेव में क्या मत डालो। अरे माइक्रोवेव किसका बना होता है? और आप अगर आपने अभी हाल में माइक्रोवेव खरीदा तो आपको एक ग्रिलर मिलता है अंदर, वो भी तो मेटल का होता है। उसमें तो हम कबाब वबाब सब डाल के पका रहे हैं, और हमें बोला है कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। पतले मेटल जिनके पॉइंटेड एजेस हो वो नहीं रखनी चाहिए। जैसा आप एल्यूमिनियम फॉयल रख दोगे या फिर पेस्ट रख दोगे, जिनके पॉइंटेड एजेस हैं वो खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो प्लाज्मा जनरेट कर सकते हैं, वो खतरनाक है। लेकिन चम्मच रखने से कुछ नहीं होगा। 30 सेकंड 40 सेकंड रखने पर गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर थोड़ा बहुत होगा, अदरवाइज नहीं। हमारे घर में माइक्रोवेव है या माइक्रोवेव ओवन है जो माइक्रोवेव पैदा करता है? इंफ्रारेड वेल्डिंग में होगी, ऑब्वियसली बात है, वो भी होगी, बिल्कुल। हमारे घर में माइक्रोवेव है या माइक्रोवेव ओवन है जो माइक्रोवेव पैदा करता है? माइक्रोवेव ओवन में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब। क्या बोलते हैं? वो पैदा करती है क्या? माइक्रोवेव। क्या पैदा करती है? सस्ती भी आती है, महंगी भी आती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या इंटेंसिटी चाहिए। मतलब अगर एक माइक्रोवेव ओवन 5000 रुपए का आया है तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब 2000 रुपए की हो। लेकिन क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब छोटी भी आती है, 200-300 वाली भी। लेकिन अच्छी क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब, एक माइक्रोवेव में दो ही तो मेन चीजें, एक है ट्रांसफॉर्मर, कौन सा? स्टेप अप, और एक है क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब। बाकी तो सब ज्यादा छोटे मोटे रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब। माइक्रोवेव किसने डिस्कवर किया? एच हर्ट्ज ने। इन्होंने हमारे लिए और क्या किया? क्या किया? क्या फ्रीक्वेंसी? क्या फ्रीक्वेंसी? क्या क्या फ्रीक्वेंसी? क्या इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी है? क्या फ्रीक्वेंसी? क्या है? एम्पियर ने हमें क्या दिया है? करंट दिया है। वाह बेटा वाह वाह। न्यूटन जी ने हमें फोर्स दी है, कमाल कर दिया। जूल जी ने हमें एनर्जी दी है। बदतमीज बच्चे कह रहे हैं हर्ट्ज ने फ्रीक्वेंसी दी है। एक बार मैं आपको कहानी बताई भी है शायद, मैं एक बायो के टीचर के साथ था, तो ऐसे डिबेट चढ़ गया कि बायो अच्छी होती है या फिजिक्स अच्छी होती है। तो मैंने बोला ये कोई डिबेट वाली बात तो नहीं है वैसे, बट आप भी कुछ फैक्ट्स रखो, मैं भी रखता हूँ। तो मैंने बोला कि फिजिक्स ने हमें एसी दिया है, पंखा दिया है, लाइट दी है, बहुत सारी बातें बोली, वायरलेस कम्युनिकेशन दिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। बहुत अच्छी टीचर है बायो की, मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत ही अच्छी टीचर है। और वो मुझसे किस बात पर डिबेट कर रही है कि बायो की मदद से हम सांस ले पा रहे हैं। तो बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा लेकिन अगर बायो की पढ़ाई ना बनी होती तो भी तो हम क्या ले रहे होते? अच्छा, क्या मैंने उनको ये बोला कि फिजिक्स ने हमें चलना सिखाया है या फ्रिक्शन दी है? नहीं, फ्रिक्शन को ढूंढा है हमने, फ्रिक्शन के फैक्टर्स को ढूंढा है हमने। किसकी मदद से? मैंने उनको ये नहीं बोला, ऐसे तो फिर गलत बात हो जाएगी। अगर मुझे बोलती है कि बायो ने हमें कैंसर का इलाज दिया है, कोविड की वैक्सीनेशन दी है, सी सेक्शन दिया है, अगर बच्चा नॉर्मल तरीके से डिलीवरी नहीं कर पा रहा तो हम काट के निकाल लेंगे, मैं कहता यार हाँ यार मैम कुछ तो सही कह रही। पर जब वो कह रही कि आप पैदा ना हुए होते, अगर थोड़ा गुस्सा हो गया, अगर आप पैदा ना होते अगर बायो, मेरे माँ बाप दोनों कॉमर्स के थे। तो आप बात को समझ लो, बात को समझो कि ये कहना कि आप भी यही कह रहे हो, भी मैं ये क्यों बता रहा हूँ कहानी आपको, कि आप भी यही कह रहे हो कि एच हर्ट्ज ने फ्रीक्वेंसी दी। फ्रीक्वेंसी कैसे देता कोई? एच हर्ट्ज ने हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था। क्या दिया था? तो उनको ऑनर करने के लिए उन्होंने असली फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का मतलब सिखाया था, जिसकी वजह से उनको इज्जत देने के लिए हमने, अब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी ने थोड़ी ना दिया, वो ऑनर है, इज्जत है कि भैया उन्होंने देश के लिए किया होगा कुछ, नाम दे दिया, जो भी है। अब मोदी जी का स्टेडियम में मोदी जी क्रिकेट खेलते रहेगा, रिस्पेक्ट के लिए दे दिया। समझते नहीं यार आप बात ना। तो डिस्कवरी किसने करी? हर्ट्ज ने। अच्छा, ये डिवाइस से निकल सकते जैसे कौन? क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब। वेवलेंथ जो है वो धीरे धीरे आप नोटिस कर रहे हैं बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, ताकि फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। प्रॉपर्टीज क्या है? ये क्या कर सकती है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। ये हम पढ़ेंगे भी ऑफिस में। सर ये लाइट में किसने लिखा था? वो तो करती है, सबको पता है ना। तो यहाँ पे हमने ये यूनिक प्रॉपर्टी लिखा। ये काम आती थी किसमें? रडार में। और किसमें काम आती है? टेली कम्युनिकेशन में। कौन भी काम आती है? रेडियो पे। एनालाइजिंग ऑफ 5 डिटेल्स नहीं है ये, फाइन डिटेल्स है। फाइन डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स को भी आप देख सकते हो एक मॉलिक्यूल के। ये गर्म कर सकती है, कुक कर सकती है फूड को। फूड को बोले तो वाटर को। रेजोनेंस में आते हैं ना वाटर के पार्टिकल की
वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, रेजोनेंस होता है, उनकी एनर्जी को और बढ़ा देते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एनर्जी बढ़ती रहती है, पानी गर्म होता रहता है। ठीक है, डन है। एयर फ्रायर अलग चीज है यार। एयर फ्रायर में गर्म रॉड होती है, नीचे एक पंखा लगा होता है, उस रॉड के नीचे वो रॉड इतनी गर्म हो जाती है, जैसे ड्रायर, जैसे बालों वाला ड्रायर होता है, उसी का बड़ा रूप कौन है? एयर फ्रायर। बालों का ड्रायर का ही बड़ा रूप कौन है? एयर फ्रायर। अगर आप बहुत सारे हेयर ड्रायर लगा लो, एयर फ्रायर बन गया। ठीक है सर, क्या माइक्रोवेव किसी सॉलिड फूड को गर्म नहीं कर सकता? कर सकता है, पर हर एक सॉलिड फूड में पानी है। बोलो मरो, हर एक। तो आपने कभी गुलाब जामुन गर्म किया माइक्रोवेव ओवन में? तो बाहर से वो ठंडा लगता है, अंदर से खाओ टक मार के तो मजा नहीं आता, क्योंकि अंदर से वो गर्म होता है। अरे गुलाब जामुन बोला मैंने, ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो? आपको पसंद नहीं? अच्छा आप बताओ, जो पसंद है वो गर्म कर लेते हैं। बोलो बोलो। गुलाब जामुन कभी खाया आपने? तो बाहर से वो क्यों ठंडा रहता है? बिकॉज तो बाहर से ड्राई है ना। बाहर से क्या है? बाहर से क्या है? ड्राई है, बाहर से ड्राई है, लेकिन अंदर अभी भी उसके क्या है? कभी आपने पैटी को गर्म किया, उसमें अंदर आलू है। समोसे को गर्म करो, अंदर आलू है, उसमें मॉइस्चर है, अंदर ज्यादा गर्म हो जाता है, बाहर से तो ड्राई है, तो ठंडा रहता है। हाँ हाँ, कोई कह रहा है? ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव में साइक्लोट्रॉन भी होता है, टू एक्सेलरेट द पार्टिकल्स। अब आया कौन? सबसे ज्यादा जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आफ्टर विजिबल और इन्फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सी है? रेडियो वेव। ये बहुत सेफ है ना, तो यूज, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम, इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है और वेवलेंथ मैक्सिमम। मैक्सिमम डिस्कवरी किसने की थी? मार्कोनी। कैसे कर सकते हो आप? सर्किट्स को, एक ना सर्किट पढ़ेंगे हम, एलसी ऑसिलेटर। क्या पढ़ेंगे? एलसी ऑसिलेटर सर्किट। आप एसी में भी पढ़ सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम सही मायने में एलसी ऑसिलेटर को वेव्स में पढ़ाएंगे। बड़ा मजेदार टॉपिक है। एल लगाओ मतलब कि इंडक्टर, सी लगाओ मतलब कि कैपेसिटर, उनको चार्ज कर दो तो उसमें ना चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। आप उसमें जो चाहे क्या बना सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी कम, रेडियो वेव बना सकते हो, माइक्रोवेव बना सकते हो। हम सब के मोबाइल फोन में क्या लगा हुआ है? एलसी ऑसिलेटर, जो क्या बना रहा है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव। पढ़ेंगे इसके बाद। वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा हाई है और एनर्जी इसकी वजह से कम हो जाती है। प्रॉपर्टीज क्या है? इसके पास ज्यादा कौन सा नेचर है? वेव नेचर एज कंपेयर टू पार्टिकल नेचर, एज कंपेयर टू पार्टिकल नेचर, एज कंपेयर टू पार्टिकल नेचर। कैसे ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसका वेव नेचर बहुत ज्यादा है, पार्टिकल नेचर बहुत कम? कोई तरीका है जस्टिफाई करने का? बताइए, कैसे पता लगा सकते हैं कि इसके पास वेव नेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू पार्टिकल नेचर? तो आंसर है, पार्टिकल नेचर किससे रिप्रेजेंट होता है? रिफ्लेक्शन से और रिफ्रैक्शन से। तो इनके फिनोमिना ज्यादा फॉलो नहीं करता, एज कंपेयर टू क्या फॉलो करता है? डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। और ये दोनों किसके नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं? वेव। रेडियो कम्युनिकेशन में काम आता है, टेलीविजन में आता है, रडार में आता है, सैटेलाइट वायरलेस कम्युनिकेशन में काम आ रहा है, वायरलेस कम्युनिकेशन में काम आ रहा है। लेकिन सब में इंटरेस्टिंग बात क्या है? सब में इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब चल रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट से, सब चल रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट से। और इसीलिए रेडियो वेव बहुत ज्यादा सैटेलाइट में लाइव टेलीकास्ट वगैरह में काम हम लोग लेके आते हैं। आप सोचो, अगर मैं एक पर्टिकुलर सिग्नल को पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट करना, तो एक प्रकार से पूरी दुनिया में क्या फेंक रहा हूं? रेडियो वेव। बोलो कितना खतरनाक होगा अगर मैं कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी चुन लूंगा जिसकी ऐसे एएम वेव चुनूंगा, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी। मान लो गामा रे से लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा, तो कोई देख ही नहीं पाएगा वो लाइव टेलीकास्ट, बिकॉज गामा रेस तो बहुत ज्यादा हार्मफुल। ठीक है भाई, तो एक बार सब बच्चे खड़े होंगे, शाबाश। और ये सारे की सारी वेव्स हैं, इनके बारे में कोई एक सवाल आ सकता है, ज्यादातर किस लिए आ सकता है? यूज के ऊपर आ सकता है। ये बताओ भाई, रेडार में कौन सी वेव यूज हो रही है? फोटोसिंथेसिस में कौन हो रही है? मॉलिक्यूलर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए कौन यूज हो रहा है? हड्डियों को डायग्नोस करने के लिए कौन यूज हो रहा है? ये सवाल बहुत कम आता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से आइडेंटिफाई आता है, लेकिन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, आइडेंटिफाई करो, बहुत कम आता है। उससे भी कम आता है किसने डिस्कवर किया, बड़ा सबको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर का फर्स्ट फेज यहाँ पे खत्म होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम इसके सेकंड फेज की तरफ पढ़ने जा रहे हैं, वो है क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्स टू मैक्स आधे घंटे का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसके बाद 5-10 मिनट हम लगाएंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस में। चैप्टर क्या हो जाएगा? समझ। एनसीईआरटी यही खोले ही कर लेंगे, बोर्ड पे लाने की भी जरूरत नहीं। चलो ठीक है, कौन सा करंट? बैठ जाओ, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बात करें। हाँ जी, चलिए, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अभी तक बहुत इजी चल रहा था चैप्टर, तो उसी फ्लो में ना रहिएगा।
आप सबको कैपेसिटर तो याद है? तो अगर ये मेरे पास कैपेसिटर की एक प्लेट है और ये मेरे पास कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, और अगर यहां पे मैंने इन दोनों को जोड़ दिया एक सर्किट से, और यहां पे मैंने इसे वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया? वोल्टेज, एसी वोल्टेज। अब यहां पे पूरे सर्किट में इस वाली प्लेट पे लेटर से चार्ज कौन सा आ गया? चार्ज होने पे अभी के लिए, अभी इंस्टेंट के लिए चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। यहां पे चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट करंट इंट्रोड्यूस किया गया था बाय मैक्सवेल जी। बाय सुनो, लेकिन है क्या? आप मुझे बड़ा सिंपल सा लॉजिक बताओ, क्या इस पूरे सर्किट में करंट दौड़ेगा? यस सर। जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है क्या दौड़ता रहेगा? करंट दौड़ता रहेगा। यस और नो? अगर करंट दौड़ रहा है, अभी के लिए मान लेते हैं करंट इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, अगर मैं यहां पे कंपास रखता हूं तो क्या उसे डिफ्लेक्ट होना चाहिए? जहां कंपास रखता हूं तो क्या उसे डिफ्लेक्ट होना चाहिए? पर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में या तो फ्री स्पेस है या फिर आपने कोई इंसुलेटर रखा हुआ है, तो उसको वहां पे तो डिफ्लेक्ट होना नहीं चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, बट हो रहा। ये कैसे हुआ? इन दोनों प्लेट्स के बीच में तो किसी करंट को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। ये सुनो, मुझे इतना बताओ, अगर मैंने कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है जो कि इंसुलेटर है, अब बताओ क्या करंट फ्लो होना चाहिए? वाटर डाल दिया मैंने इसके अंदर, वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्री स्पेस रखा मैंने, कोई और इंसुलेटर डाल दिया, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या नहीं फ्लो होना चाहिए था? अरे क्या नहीं फ्लो होना चाहिए था? बट कंपास क्या कर रहा है? इसका मतलब है इस प्लेट के बीच में कुछ ऐसा फ्लो कर रहा है जो बिल्कुल कैसा बिहेव कर रहा है? करंट जैसा। बिल्कुल कैसा बिहेव कर रहा है? करंट जैसा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, करंट जैसा कुछ बिहेव कर रहा है। उस करंट को मैक्सवेल जी ने क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। और उसको एक फॉर्मुलेशन को उन्होंने कैसे समझाया कि देखो यहां पे भी ये करंट है, वो मैं ऐसे समझा सकता हूं कि ये एक छोटी सी डेरिवेशन, समझ रहे? लेकिन इस पूरे पीली वाली वायर में तो हमारा जो करंट दौड़ रहा है इसको हम IC कह रहे हैं, दैट इज कौन सा करंट? जो कंडक्शन से फ्लो होता है अभी तक। अरे बोलो, दैट इज जो अभी तक हमारे वायर्स में पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे फ्लो होता आया है। लेकिन इसके बीच में क्या कोई करंट फ्लो होना चाहिए था? नहीं, बट हो रहा है। उसको कौन सा करंट बोला गया? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला गया? परिभाषा लिखेंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? ये तो हम पढ़ चुके हैं, और वो होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक के लिए होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के लिए होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अगर मैं यहां पे सिग्मा की जगह रख देता हूं Q बाय A, क्या रख देता हूं? Q बाय A। कोई दिक्कत है आपको? बिकॉज सिग्मा क्या होता है? सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी अब मेरे को ना I चाहिए, कुछ भी करके। क्या चाहिए? I कैसे ऑब्टेन करूं? I कैसे ऑब्टेन करूं? I क्या होता है? dq बाय dt। क्या होता है? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये करंट है या करंट जैसा कुछ बिहेव कर रहा है? आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि इंसुलेटर में तो करंट फ्लो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कुछ है जो बिल्कुल कैसा बिहेव कर रहा है। एक छोटी लाइन लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसकी परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट है, एक छोटी लाइन लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसकी परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट करंट, displacement current between the plates, displacement current between the plates, complete displacement current between the plates, complete the circuit, complete the circuit due to which Ampere's circuital law, due to which Ampere's circuital law becomes valid, due to which Ampere's circuital law becomes valid even क्या बोला यार? Complete the circuit due to which Ampere's circuital law becomes valid even in the presence of insulator, even in the presence of insulator, which is present between the plates, of capacitor,
which is present between the plates of capacitor, which is present between the plates of क्या capacitor. हाँ जी, अब अगर ऐसा है प्लीज सुनिएगा. हाँ जी, ये मैंने एम्पियर सर्किट वाली बातें करी, मैं आपको समझा भी ना होगी, बट एक्चुअली में कोई करंट है नहीं, वैसा बिहेव कर रहा है. अब अगर हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं यार बाबू, अगर हम दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम, तो मुझे क्या मिल जाएगा इधर डी ई बाय डी डी. ये जो मैं आपको डेरिवेशन करवा रहा हूँ पहले देता हूँ, नॉट इन देखो, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मैं सीधा फॉर्मूला करवा तो भी दिक्कत होती है. सुन लो ध्यान से इसलिए. यहाँ पे क्या आ गया डी ई बाय डी डी, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास डी क्यू बाय डी डी, और क्या ए और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है. ठीक है, डी क्यू बाय डी टी क्या होता है आई होता है. कौन सा करंट है ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, जिसको हमने कैपिटल से रिप्रेजेंट किया है. एक ही बात. अब यहाँ पे हमारे पास ये कौन है एप्सिलॉन नॉट, ये कौन है ए, इधर ले जाओ, और इसमें से ए को अगर मैं अंदर ले गया तो ई ए आ जाएगा ये, अरे बोलो, और यहाँ पे कौन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट. इसे पहचानते हो फ्लक्स है. कौन सा फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो बेटा मुबारक हो, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या जाता है एप्सिलॉन नॉट टी फाई ई बाय डी टी. किसी की याद आ रही है? थोड़ी बहुत याद आ रही होगी फ्राडेज लॉ की, बस वो कौन सा फ्लक्स था मैग्नेटिक फ्लक्स. ये कौन सा फ्लक्स है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है. यहां तक पहुंचे कैसे ये नहीं पढ़ना है, बहुत छोटी सी डेरिवेशन है कराते हैं. तो क्या डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा हो रहा है किसके चेंज होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से. किसके चेंज होने की वजह से. अच्छा, ट्रू या फॉल्स, IC is equal to ID. True, because सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में करंट क्या रहता है सेम. तो अगर यहाँ तक 5 एम्पियर जा रहा था तो ऐसा है कि यहाँ 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 हो जाएगा. किरचॉफ लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सबके दर्जे उड़ जाएंगे बेटा. तो इसीलिए IC किसके बराबर होता है, IC किसके बराबर होता है, IC किसके बराबर होता है. और अगर हम एम्पियर सर्किट लॉ, किसको एम्पियर सर्किट लॉ तो याद है, अगर हम एम्पियर सर्किट लॉ को पहले देखें तो क्या था एम्पियर सर्किट लॉ, V डॉट dl इज ds क्यों, V डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I हुआ करता था. बोलो, लेकिन इसको मॉडिफाई किया गया, क्योंकि देखो अगर मैं एम्पियर सर्किट लॉ यहां लगाऊंगा तो वैलिड है, यहां लगाऊंगा तो वैलिड है, बट यहां लगाऊंगा हो नहीं रहा, क्योंकि यहां तो कोई करंट नहीं बन रहा था. बट फिर भी एम्पियर सर्किट लॉ तो पूरे सर्किट में वैलिड होता है, कैपेसिटर में वैलिड है ना. लेकिन अब मैक्सवेल जी ने बताया कि यहाँ पे तो कौन सा करंट दौड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट. जो करंट नहीं है लेकिन करंट जैसा बिहेव तो कर रहा है. सारे डायमेंशन वगैरह मैच कर लो, इसका डायमेंशन निकाल लो. चलो होमवर्क दे रहा हूँ, इस इक्वेशन को लिखो, और होमवर्क है चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. याद है 11th क्लास, चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. कैसे करोगे, LHS के क्या निकालोगे, वो तो आ गया हमारे पास ए. RHS के भी क्या आने चाहिए ए, आ गए तो बढ़िया, आएंगे वैसे तो आएंगे. हाँ, यानी यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कैसा बिहेव कर रहा है, करंट जैसा ये है जो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है वो ये है. अरे बोलो, वो ये है, तो इसी को नाम दिया है बस. क्या या सुनने देना यार, इन दोनों प्लेट्स के बीच में करंट, इन दोनों प्लेट्स के बीच में कौन है फ्लक्स का चेंज होना. इनटू में अगर मैं क्या कर दूं फाई नॉट, तो यहाँ पे करंट आता है, इसका मतलब ऐसा कुछ है, ऐसी कोई क्वांटिटी है जो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, उसका नाम दे दिया गया बस. क्या तो बाद में एम्पियर सर्किट लॉ बना एम्पियर मैक्सवेल सर्किट लॉ. और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID होगा. अब आपको सर IC और ID दोनों बराबर है तो 2IC लिख दूं, गलत. क्योंकि आप भूलो मत, B डॉट dl में आप या तो यहां पे करोगे, या तो यहां करोगे, या तो यहां करोगे, या तो यहां करोगे. अगर यहां पे IC एग्जिस्ट कर रहा है तो ID नहीं है, और यहां पे ID एग्जिस्ट कर रहा है तो IC नहीं है. तो देखा जाए तो मैक्सवेल जी ने कुछ बदला नहीं, अभी भी देखा जाए तो IC और ID में से कोई एक जीरो होगा ही. तो हमें अभी भी फॉर्मूला क्या ही आएगा, म्यू नॉट I आएगा. बस उन्होंने कहा अगर आप प्लेट्स के बीच में लगा रहे हो तो IC के बजाय बस ID आ जाएगा. मैक्सवेल जी ने तो क्रेडिट ले लिया, बच्चा कह रहा है. देखा बच्चा बच्चे नहीं मैक्सवेल जी जब होता ना, जब ऐसे बोलते हैं कि अब इसका नाम क्या है मैक्सवेल सर्किट, पूरी इज्जत दिए बेटा, आगे नाम उनका ही रखा है. बोलो, और मॉडिफिकेशन किए, ऑब्वियस बात है, बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन किए, कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में इस लॉ को वैलिड किया है, तो बिल्कुल बनता है. अच्छा, और मॉडिफाई करें इसको तो क्या हो जाएगा, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट क्या IC, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट d फाई E बाय. अब इस पूरे एरिया में, पीली वाली एरिया में तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही तो d फाई 0 हो गया. तो मैं कह रहा हूँ ID 0 हो गया. बोलो हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखा मिस कर गया बच्चा.
शायद आप सब भी मिस कर गए। बच्चे का सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लेट्स के बीच में कांस्टेंट रहती है। मेरी पहली लाइन क्या थी? जब ये चार्ज हो रहा है, जब ये चार्ज हो रहा है, जब ये चार्ज हो रहा है तो क्या बढ़ रहा है? सिग्मा। सिग्मा बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, चेंज हो रही है। और दूसरी बात, यहाँ पे कौन सा मैंने आपको पहले बता दिया, क्या लगाया हुआ है? एसी। एसी लगाया हुआ है तो बार बार इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, फिर एक बार बताओ, जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है तो क्या होता है? करंट फ्लो होना बंद हो जाता है ना, क्योंकि वो सेम पोटेंशियल पैदा कर लेता है। बोलो हैं? चार्ज कब तक फ्लो होता है? जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। हो गया तो आपको चार्ज फ्लो नहीं होगा। ठीक है सर, आपने इसको तो और आगे मॉडिफाई कर दिया, कह रहे हैं आप इसका नाम कर दो आशु लो आगे। मैंने थोड़ी ना किया, बेवकूफ आदमी। तो क्या डिस्प्लेसमेंट करंट की परिभाषा दे सकते हो? डिस्प्लेसमेंट करंट की अब आप इस फॉर्मूले से डिस्प्लेसमेंट करंट की परिभाषा दे सकते हो? कह रहे नहीं दो ना। कौन सा करंट? ऐसा करंट जो प्लेट्स के बीच में पैदा होगा ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट विच फ्लोज बिटवीन plates of capacitor due to change in electric field or electric flux। अरे डन है क्या? खत्म करेंगे चैप्टर? बोलो। और यहाँ पे आ गए किसके ऊपर बात करने के लिए? किसके ऊपर? देखो एक बात करते हैं, देखो बड़ी अच्छी बात है, दिवाली आने वाली है और दिवाली आने वाली है तो आप सब जो है दिवाली पे हैम्पर्स खरीदते हो। क्या खरीदते हो? और यहाँ पे आ गए किसके ऊपर बात करने के लिए? किसके ऊपर? देखो एक बात करते हैं, देखो बड़ी अच्छी बात है, दिवाली आने वाली है और दिवाली आने वाली है तो आप सब जो है दिवाली पे हैम्पर्स खरीदते हो। क्या खरीदते हो? अरे तो बार बार उसकी आंखों में तो देखते रहते हो यार। बताओ क्या हुआ है? उसको ऐसे आगे बढ़ा दूंगे आपके? क्या हुआ बताओ? हैम्पर्स नहीं खरीदते दिवाली पे? खरीदते हो तो आप एक दुकान पे गए हैम्पर खरीदने। उस दुकान पे जब आपने हैम्पर खरीदा तो आपने पूछा भाई साहब हैम्पर किसने बनाया? तो भाई साहब ने बोला मैंने बनाया। ऐसे तो बोलते हैं। और उसमें तो कैडबरी की चॉकलेट है, उसमें तो चीटोस हैं, उसमें तो लेज है, उसमें तो सोन पापड़ी है, पान बहार है, बहुत कुछ है ना। अरे पान बहार की टॉफी नहीं आती क्या यार? अबे पान बहार की टॉफी भी तो आती है, पान वाली नहीं आती? चलो आलू भुजिया है, जो भी है। अब आलू भुजिया तो हल्दीराम की है, चॉकलेट तो कैडबरी की है और सोन पापड़ी पता नहीं किसकी है, लेकिन जिसकी भी है वो डब्बा पर वो कह रहा है कि मैंने बनाया है। उसने बनाया या उसने पैक किया है? क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्यों पागल हो गया? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो आती है पान वाली नहीं आती? चलो आलू भुजिया है, जो भी है। अब आलू भुजिया तो हल्दीराम की है, चॉकलेट तो कैडबरी की है और सोन पापड़ी पता नहीं किसकी है, लेकिन जिसकी भी है वो डब्बा पर वो कह रहा है कि मैंने बनाया है। उसने बनाया या उसने पैक किया है? क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्यों पागल हो गया? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? अच्छा इमेजिन करो, आपने कभी देखा है विजय सेल्स कैसे काम करता है? विजय सेल्स ने कुछ भी अपना नहीं बनाया, अब बनाने लग गया अलग बात है। अमेजॉन अब बनाने लगे, अमेजॉन बेसिक्स। अब पहले तो वो विजय सेल्स ने क्या कहा कि भैया सब आओ और हमारे यहाँ पे क्या बेचो, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। तो वो दुकान पे जो सामान बिक रहा है, आप ये बोलोगे ना कि मैं विजय सेल्स से लाया हूं? बोलो मरो। आपने एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीद के लाए, उस ज्योमेट्री बॉक्स या मैंने एक ज्योमेट्री बॉक्स बनाया, उस ज्योमेट्री बॉक्स का नाम मैंने रखा अल्फा ज्योमेट्री बॉक्स। क्या रखा? उस अल्फा ज्योमेट्री बॉक्स में मैंने सारी बेस्ट चीजें रखी। मैंने नोटिस किया कि जो कंपास है सबसे अच्छा है क्लासमेट का, तो मैंने वो डाल दिया। मैंने देखा कि स्केल सबसे अच्छा है डोम्स का, मैंने वो डाल दिया। मैंने देखा पेंसिल सबसे अच्छी किसकी है, नटराज की, मैंने वो डाल दी। मैंने देखा इरेजर सबसे अच्छा किसका है, किसका, अप्सरा का, मैंने वो डाल दिया। ऐसे करते 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 मैंने एक अल्फा ज्योमेट्री बॉक्स बनाया। क्या बनाया? तो मैंने उसको ऐसे लॉन्च किया कि मैंने ये अल्फा ज्योमेट्री बॉक्स बनाया है। आप कहोगे सर सामान तो किसी और का, अरे भाई पैक तो मैंने किया है, उसको अरेंज तो मैंने किया है। मैंने आपको बताया कि अगर आप ये ज्योमेट्री बॉक्स लोगे तो सारी बेहतरीन चीजें आपको मिलेंगी। बोलो मरो। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैक्सवेल जी ने जो इक्वेशन दी वो उनकी खुद की दी हुई इक्वेशन है। उन्होंने कहा मैं आपको 4 इक्वेशन दे रहा हूं, डिवाइड कर दोगे तो 5, और वो 4-5 इक्वेशन अगर आप पढ़ लेते हो तो आप सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और डायनेमिक्स की पढ़ाई कर लोगे। तो कई बच्चों को लगता है कि ये चोर है, इसने दूसरों के क्वेश्चन चुरा ली, बेवकूफी वाली बात। उन्होंने ये नहीं कहा ये मैंने दिए हैं, उन्होंने कहा ये 5 इक्वेशन है जिनको क्या नाम दिया गया, मैक्सवेल्स इक्वेशन। और उन्होंने कहा ये 5 इक्वेशन, अभी यहाँ पे 4 दिख रही होंगी आपको, ये 5 इक्वेशन अगर आप पढ़ लेते हो तो आप सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और डायनेमिक्स की पढ़ाई आसानी से कर लोगे। पहली क्वेश्चन तो आप जानते ही हो किसने दी है, गॉस थ्योरम है ये। बोलो मरो।
दूसरी क्वेश्चन क्या है? गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। बोलो मरो यार। तीसरी क्वेश्चन क्या है? फैराडेज लॉ। चौथी अभी आई कौन सी? एम्पियर मैक्सवेल। और पांचवी एक है, वो है लॉरेंस फोर्स। कौन सी? लॉरेंस फोर्स। जब एक चार्ज पार्टिकल दौड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे, तो उसमें दो प्रकार की फोर्स लगते हैं, याद है? कौन सी? मैग्नेटिक भी लगती है और इलेक्ट्रिक भी लगती है। मैग्नेटिक का फॉर्मूला याद है? क्यू वी क्रॉस बी। और इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला याद है? क्यू ई। अबे याद है क्या? तो क्यू कॉमन ले लिया, क्या आ गया? वी क्रॉस बी प्लस ई। ये नेट फोर्स। ये क्या है? कौन सी फोर्स बोलते हैं इसको? लॉरेंस फोर्स। ये पांचवी इक्वेशन आ गई। और इन पांचों के बंडल को बोला गया क्या? मैक्सवेल्स इक्वेशन। ये मैक्सवेल जी ने दी थी, उन्होंने तो हैम्पर बनाया और कहा ये क्या? मैक्सवेल्स इक्वेशन। ये मैक्सवेल जी ने दी थी, उन्होंने तो ये हैम्पर बनाया और कहा ये पांच इक्वेशन पढ़ लो, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और डायनामिक्स खत्म हो जाएगा। देखा जाए तो सब कुछ इससे ही आया है। देखा जाए तो सब कुछ। आप रुके जाएंगे, ठीक है ना क्लास के बाद? देखा जाए तो सब कुछ इससे ही आया है। पांचों की पांचों। एक आप घर जाओगे ना आराम से, आप सोचे ना कि आपने आज तक जितने भी पार्ट 1 में सारी चीजें पढ़ी, अगर आप उसको लेवल पे पीछे लेके जाओगे तो आप इन पांचों में से किसी एक पे रुकोगे। बात समझ पा रहे हो? तो ये खेल बना मैक्सवेल जी की इक्वेशन। डन। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके। एनसीईआरटी पे आएंगे, एनसीईआरटी पे आएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार देख लो, चैप्टर गो थ्रू कर लो। ऐसे है नहीं, देखो मैं आपको ना एनसीईआरटी गो थ्रू करवा देता हूं अभी, बिकॉज आप देखो एनसीईआरटी यहां खत्म हो जाएगी। ये कहां गए? ये फॉर्मूला पता है कैसे क्वेश्चन है इसमें कि भैया फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेवलेंथ निकालो। वेवलेंथ दे रखी है, फ्रीक्वेंसी निकालो। स्पीड दे रखी है, ये निकालो वो निकालो। डिस्प्लेसमेंट करंट दे रखा है तो बताओ कंडक्शन करंट कितना होगा? सेम होगा। बेसिक चीजें यही है, बताओ। देखो आ जाओ। एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुई क्या? 2021 का ही चल रहा है क्या? सब कुछ बदला तो होगा नहीं ना? चैप्टर में से कुछ हटा तो नहीं? क्या हुआ? आओ यार देख लो, जैसे आप खुद ही समझ जाओगे। कोई भी क्वेश्चन उठाओ, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, 7वां क्वेश्चन। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है इतना, किसका एम्पलीट्यूड निकालो? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका एम्पलीट्यूड निकालो? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां गया? हाँ, क्या लगाओगे फॉर्मूला? E नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू सी। बी नॉट आपको दे दिया नैनो टेस्ला, क्या निकाल लोगे? E नॉट। इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखो कह रहे हैं सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना है? इतना। फ्रीक्वेंसी कितनी? इतनी। आपको क्या निकालना है? बी नॉट। बी नॉट आ जाएगा कैसे? अगेन E नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू सी। फिर क्या निकालना है आपको? ओमेगा। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ। उसके बाद क्या निकालना है? के। के यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा, एंगुलर वेव नंबर। पता है ना बेटा? 11th क्लास वेव्स लिख लो कहीं चाहे पे। यहाँ पे ऐड कर दूं, यहाँ पे ऐड कर दूं, यहाँ ऐड कर देता हूँ, यहाँ ऐड कर देता हूँ। ये मतलब एंगुलर वेव नंबर, जिसमें के का फॉर्मूला क्या होता था? 2 पाई बाय लैम्डा। ऑल दो ये 11th में वेव में पढ़ा हुआ, ये ऐड कर दिया मैंने यहाँ। जब आप नोट्स करते होगे तो हो जाएगा, ठीक है? अब अगर हमें के निकालना है तो क्या हमें उससे पहले लैम्डा निकालना पड़ेगा? लैम्डा कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी है आपके पास, सी है आपके पास, क्या निकालना है? वेव। उसके बाद के कैसे आ जाएगा बोलो? 2 पाई बाय लैम्डा।